हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के बारे में। फिर अर्थ मैग्नेटिज्म इस चैप्टर में आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैग्नेट एक तो नेचुरल मैग्नेट होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है। तो मैग्नेट का जो नाम पड़ा ना मैग्नेट, इसका फिजिक्स से कोई मतलब नहीं है। ये मैग्नीशिया में सबसे पहले मिली थी, वो मैग्नेट है। एशिया माइनर में एक जगह है मैग्नीशिया, वहाँ सबसे पहले पता लगा था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट है। अब इसका पता भी क्या है, एक स्टोरी आती थी पहले जब हम स्टूडेंट थे, आजकल तो बुक्स में नहीं है, हो भी सकती है किसी किसी में। पहले काउहर्ड्स, ये जो एनिमल्स को जो जंगल में चराने जाते थे ना, वो कोई अकेला गया था तो पहाड़ी पे कहीं रेस्ट करने के लिए बैठा था, तो उसका कोई आयरन का जो वेपन था वो पहाड़ी पे टच किया, तो अट्रैक्शन से मैग्नेट ने अट्रैक्ट किया, तो उसको फोर्स लगा तो वो डर गया। उसने समझा ये कोई भूत प्रेत है, वो डर के गांव की तरफ भागा, बोला भूत है पहाड़ी पर। तो बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठे हो गए। अकेला आदमी भूत से डरता है, ज़्यादा नहीं डरते हैं, बहुत सारे हो गए इकट्ठे, तो फिर भूत भूत डरता है। तो वहाँ गए तो उन्होंने फिर अपना ब्रेन यूज किया, किसने लाठी लगाई, किसने आयरन का लगाया, किसी दूसरे मटेरियल लगाए, तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि आयरन को अटैक कर रहा है। तो वो मैग्नीशिया में सबसे पहले मिला था, इसलिए इसका नाम मैग्नेट है। और इसके नाम का मीनिंग सिर्फ मैग्नीशिया की वजह से मैग्नेट पड़ा है। अब ये मैग्नेट दो तरह की है, एक तो आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल मैग्नेट जो नेचुरली ऑकर होती है, वो अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारण प्रोड्यूस हो जाती है, जो ओर्स में, वो नेचुरल मैग्नेट है। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम मैन मेड मैग्नेट होती है, जो खुद आदमी बनाता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट कई तरह की है, कुछ टाइप्स हम पढ़ते हैं। तो पहली तो हम ये यूज करेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसे रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जिसको एक्टिविटीज में भी पहले लैब में, अब लैब में तो अभी भी होगी, यूज कराते थे, तो फील्ड लाइंस वगैरह ड्रॉ करने के काम आती है। ये बार मैग्नेट ऐसी रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जैसे लेंथ वेट या क्यूबोइडल शेप भी थोड़ी हाइट इससे कम होती है उसकी, वो बार मैग्नेट होती है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों, एक नॉर्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा, ऐसे दोनों पोल होते हैं, वो बार मैग्नेट है। दूसरा होता है मैग्नेटिक नीडल। ये वो टाइप्स बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल बहुत तरह की है, लेकिन हमें जो यूज आती है जनरली, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल ये एक टाइनी मैग्नेट होती है, जो सर्कल में इजीली रोटेट हो सकती है, वो मैग्नेटिक नीडल है। और इसमें जो एरो होता है वो तो नॉर्थ पोल दिखाता है, और टेल इसका साउथ पोल दिखाता है, तो फ्री टू रोटेट होती है, वो मैग्नेटिक नीडल है। बार मैग्नेट का और मैग्नेटिक नीडल दोनों का आप यूज करते हो लैब में। तीसरा हॉर्सशू मैग्नेट या यू शेप मैग्नेट। यू शेप मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट में जूता, घोड़े का जूता, घोड़े के जूते की शेप लगभग ऐसी होती है, नाल, जिसको लोकल लैंग्वेज में घोड़े की नाल भी बोलते हैं, इस तरह की यू शेप की होती है। यू शेप जो मैग्नेट है या हॉर्सशू मैग्नेट, ये भी यूज आएगी आपको। चौथा, ये बॉल एंडेड मैग्नेट, एक ऐसे रोड से दो बॉल लगी होती है मैग्नेट की, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, ये बॉल एंडेड मैग्नेट। ये कुछ टाइप है। आपके यूज तो इस चैप्टर में यही आएंगे, कभी कभी इसका नाम भी मिल जाएगा हॉर्सशू मैग्नेट का, बॉल एंडेड मैग्नेट। इसके अलावा भी मैग्नेट है, चाइनीज क्रैकर्स आते हैं, टॉयज में यूज आती है, अलग अलग टाइप की मैग्नेट भी होती है, नेचुरली किसी भी तरह से बना दी जाती है। लेकिन मेन आपकी यूज आएगी बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और यू शेप मैग्नेट। तो ये मैग्नेट की कुछ टाइप्स थी। अब ये बार मैग्नेट के बारे में या मैग्नेट की प्रॉपर्टीज या बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है?
देखो पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। मैग्नेटिक मटेरियल में आपका आता है आयरन, निकेल और कोबाल्ट। आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करती है, मैग्नेट को भी कर लेती है, अनलाइक पोल है तो ये अट्रैक्शन, इसकी अट्रैक्शन प्रॉपर्टी होती है, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेती है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी लाइक पोल, लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक पोल मीन्स नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, आर लिख रहा हूं रिपल्सन का, और नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम साउथ रिपेल करेंगे। डिफरेंट पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल ऑलवेज रिपेल करते हैं। ठीक है। एक आपकी तीसरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ टू इंडिकेट डायरेक्शन, टू इंडिकेट डायरेक्शन। जैसे आपने सपोज ये बार मैग्नेट ली, इसको सेंटर मास में बांधा और थ्रेड से या तार से बांध के, ऐसे धागे से बांध के लटका दिया। अब इसको आप ऐसे फ्रीली रोटेट करते हो तो ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, जिधर नॉर्थ है उधर नॉर्थ रुक जाएगा ऑलवेज। तो जो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रुकता है, ये नॉर्थ पोल ऑलवेज नॉर्थ की तरफ रुकेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि इधर नॉर्थ है, नॉर्थ के राइट साइड में फिर ईस्ट होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट और नॉर्थ के अपोजिट साउथ। इस तरह से आपको डायरेक्शन का पता लग जाता है। बार मैग्नेट को जब फ्रीली हैंग करते हो तो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ रुकता है, तो हमें नॉर्थ का पता बता देता है, नॉर्थ का एड्रेस देता है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, तो उससे चारों डायरेक्शन आपको पता लग जाती है। टू इंडिकेट द डायरेक्शन, डायरेक्शन को इंडिकेट भी करता है। और मैग्नेटिक जो इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ, मैग्नेटिक पोल, जो अकेला पोल कभी नहीं मिलता। मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर नॉर्थ पोल है तो कन्फर्म साउथ पोल भी होगा, अकेला पोल कभी नहीं मिलेगा। एक मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ नॉर्थ पोल हो, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होंगे, अकेला पोल कभी मैग्नेट का मिलता ही नहीं है। ठीक है, अकेला पोल कभी मैग्नेट का नहीं मिलता। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा, यानी ऑलवेज पेयर्स मिलते हैं पोल के, अकेला पोल कभी नहीं मिलता। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जब किसी कंडक्टर के पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या था, जब किसी कंडक्टर के पास दूसरा चार्ज कंडक्टर लेके आते हैं तो इसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। यहाँ पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपने एक्सपेरिमेंट देखा हो, कई बार मैग्नेट आपको यूज किया हो, तो ऐसे ये मैग्नेट है सपोज, तो इससे आयरन की जो ऑल पेन्स हैं या नीडल्स हैं वो ऐसे लटक जाती है एक के नीचे एक। तो मैग्नेटिक इंडक्शन भी ये होता है, मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड कर देता है, यानी इसको मैग्नेट बना दिया इसने इस ऑल पेन को, जिससे दूसरी ऑल पेन इसके अटैच हो रही है, इसने इसको मैग्नेट बना दिया, इसकी प्रेजेंस की वजह से ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जब मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं, जब मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड हो जाता है, वो प्रॉपर्टी मैग्नेटिक इंडक्शन है। मैग्नेटिक की प्रेजेंस में किसी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म को इंड्यूस्ड होना, वो मैग्नेटिक इंडक्शन है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है
डीमैग्नेटाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखो, जब किसी भी मैग्नेट को हीटिंग या बीटिंग करते हैं, गर्म कर देते हैं या हैमरिंग कर देते हैं, तो वो लगातार करते रहते हैं तो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। यानी बीटिंग और हैमरिंग से या हीटिंग और बीटिंग से उसका मैग्नेटिज्म कम होने लगता है। उसका कारण है, जब आप हीटिंग देते, जैसे सपोज ये बार मैग्नेट है, तो इसके मॉलिक्यूल जो आगे इस चैप्टर में आएगा, इसके मॉलिक्यूल भी टाई मैग्नेट की तरह होते हैं, छोटी मैग्नेट की तरह। तो अलाइनमेंट होता है उनका। जब आप हीटिंग करते हो तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन यानी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होगा, तो मैग्नेटिज्म कम हो जाएगा, और ज़्यादा कर दिया तो डीमैग्नेटाइज भी हो जाएगा। सेम हैमरिंग से, जब हथौड़े से इसको बीटिंग करते हैं, हैमरिंग करते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होगा और डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैंने बार मैग्नेट की या मैग्नेट की है। आगे छोटी छोटी प्रॉपर्टी और आएंगी, वो भी बताएंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, डीमैग्नेटाइज किससे होती है मैग्नेट? हीटिंग या बीटिंग से। गर्म कर दो या उसको बीटिंग कर दो तो डीमैग्नेटाइज होती है। लगातार करते रहे तो मैग्नेटिज्म बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। अब कुछ डेफिनेशन है जो इसमें यूज आएंगी, इसलिए इनको बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड का मतलब होता है एरिया। फील्ड का मीनिंग क्या है? एरिया। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो एरिया अराउंड ए मैग्नेट, किसी मैग्नेट के आसपास एरिया, एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस फोर्स, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस फोर्स, मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरी मैग्नेट फोर्स एक्सपीरियंस करती हो, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये बार मैग्नेट रखी है या कोई मैग्नेट रखा है, सपोज नॉर्थ पोल इसका इधर है, अब इसके आसपास का एरिया जहां पर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल और दूसरी मैग्नेट फोर्स फील करती है, वो एरिया मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये एरिया किसी मैग्नेट के आसपास इन्फिनिटी तक होता है। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ा था, कोई एक मास रखा है, ये सपोज मार्कर रखा है, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे ही फोर्स लगा रहा होता है। वो जो हमने 8th चैप्टर में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा, छोटे छोटे क्वेश्चन आए थे कि उंगलियां भी हिलाते हैं, पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होता है, कि डिस्टेंस चेंज कर रहे हो तो फोर्स भी चेंज हो रहा है, तो ये इन्फिनिटी तक फोर्स लगता है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का एरिया, कोई भी मैग्नेट है तो उसके आसपास एरिया कितना हो गया? इन्फिनिटी तक फोर्स लगा देता है वो, इसलिए एरिया काफी बड़ा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कि बेसिकली जो एरिया होता है, लेकिन हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को ही मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एरिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी मैग्नेटिक फील्ड ही बोलेंगे। एरिया तो इन्फिनिटी तक होता है, इसलिए हम एरिया की स्टडी नहीं करते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब दूसरी इसकी टर्मिनोलॉजी आती है पोल स्ट्रेंथ। कोई भी मैग्नेट है, सपोज ये बार मैग्नेट है, तो इसमें नॉर्थ पोल भी होगा या साउथ पोल भी होगा। पोल स्ट्रेंथ क्या बताती है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ द पोल। पोल स्ट्रेंथ टेल अस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिज्म ऑफ द पोल इज नोन एज द पोल स्ट्रेंथ। यानी मैग्नेटिज्म की स्ट्रेंथ कितनी है वो पोल स्ट्रेंथ बताती है। पोल स्ट्रेंथ का हम सिंबल स्मॉल एम लेते हैं, कई लोग इसको QM भी लिखती है। जो इसके फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो फॉर्मूले उसकी तरह आता है, उसमें Q लेते थे या QM लगा देते हैं। कई लोग ये भी सिंबल है और सिंपली इसको स्मॉल एम भी लिया जाता है पोल स्ट्रेंथ को। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक पोल। जैसे नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ, इधर साउथ पोल का स्ट्रेंथ, दोनों इक्वल होते हैं बेसिकली बार मैग्नेट में। तो पोल स्ट्रेंथ को हम क्या दिखाते हैं? एम, जो स्ट्रेंथ बताता है मैग्नेटिज्म का, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म। इसकी ऐसा यूनिट अभी आगे बताऊंगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है।
वो पोल स्ट्रेंथ है, इधर भी पोल स्ट्रेंथ फिर m होगी, तो ये आपकी पोल स्ट्रेंथ है। अब इसमें पोल स्ट्रेंथ में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी बताता हूँ। जैसे ये बार मैग्नेट है, अब इसके हमने दो टुकड़े कर दिए ऐसे, ये बार मैग्नेट थी, इसके ऐसे दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये है और एक ये है। इसकी पोल स्ट्रेंथ अगर m है तो इसकी भी m ही रहेगी, इसकी भी m रहेगी, इसकी भी m, इसकी भी m। अकेला पोल कभी मिलता नहीं है, इसमें नॉर्थ साउथ है, तो हर छोटे छोटे टुकड़े में भी आपको नॉर्थ साउथ मिलते रहेंगे। और पोल स्ट्रेंथ सिमिलर रहेगी। पोल स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? पोल स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, इस एरिया पे डिपेंड करती है। अगर बार मैग्नेट को आपने ऐसे कट कर दिया तो पोल स्ट्रेंथ सेम, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। अगर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर आपने बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया, ऐसे, यानी एरिया को हाफ कर दिया ऐसे, तो ये दो टुकड़े बन जाएंगे बार मैग्नेट के, एक ये रहा, एक ये रहा। अब सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हाफ हो गया, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m थी, तो कन्फर्म इसकी m/2 हो जाएगी, ये m/2 हो जाएगी। पोल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी? हाफ, इसकी भी m/2 हो जाएगी दूसरे पोल की। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो रहा है, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं है, वैसे आप टुकड़े कर रहे हो सेम क्रॉस सेक्शन एरिया से, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ध्यान रखना, पोल स्ट्रेंथ तभी चेंज होती है जब क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा किसी भी बार मैग्नेट का। अगर बार मैग्नेट को ऐसे कट कर दिया है, इससे बीच में से इस तरह से कट कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन और हाफ हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, m/2 हो जाएगी। और ऐसे कट कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इसलिए पोल स्ट्रेंथ रिमेन सेम है। ध्यान रखना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है पोल स्ट्रेंथ से रिलेटेड। अब देखो दूसरी इसकी डेफिनेशन है इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ। पहले वो बताता हूं, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये बार मैग्नेट है, सपोज इसका ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये इसका सेंटर, इनसे को मिलाने वाली लाइन, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस होती है। लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज द मैग्नेटिक एक्सिस। और सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जाती है, ये इक्वेटोरियल लाइन बोली जाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बार मैग्नेट इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन। ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन, और सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब इसकी इफेक्टिव लेंथ, इसकी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं जो आपको आना चाहिए। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, इसको मैग्नेटिक लेंथ भी बोलते हैं। और यही लेंथ यूज आती है आपके मैग्नेटिक लेंथ। जैसे सपोज ये बार मैग्नेट है, तो इसमें जो नॉर्थ पोल होता है, या दोनों पोल, नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर होता है बिल्कुल, या किनारे पे नहीं होता, थोड़ा ये अंदर होगा, साउथ पोल ही थोड़ा इनसाइड होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज द इफेक्टिव लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज द इफेक्टिव लेंथ। इसको हम लेंगे 2L। ये इफेक्टिव लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल थोड़ा अंदर होते हैं किनारे से, इसी को मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ इस एंड से इस एंड तक, बाहर के कोने से दूसरे कोने तक की लेंथ है, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ है। ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा बड़ी होगी मैग्नेटिक लेंथ के। ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा मैग्नेटिक लेंथ से ज्यादा होगी। इसका रीजन ये है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो पोल्स होते हैं थोड़ा इनसाइड होते हैं, और मैग्नेटिक लेंथ हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पोल्स। ज्योमेट्रिकल लेंथ ये बार का, जितनी इसकी साइज है, जैसे सपोज ये बार मैग्नेट है,
इस कोने से इस कोने तक डिस्टेंस, कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और पोल थोड़े अंदर होते हैं, ये एरा नॉर्थ पोल सपोज, ये साउथ पोल है, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस होगी थोड़ा कम होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ से, वो आपकी मैग्नेटिक लेंथ है। तो ज्योमेट्रिकल लेंथ हमेशा ही ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन, रेस्ट में रखे 2 पॉइंट चार्ज के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो कूलॉम्स लॉ था। तो कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी है, वही मैं बता रहा हूं, कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। देखो कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये था, 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 एट रेस्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, then force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of distance between them। कंबाइन करते हो तो ये आ जाता था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ हम कांस्टेंट डाल देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलॉम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, 2 चार्ज के बिटवीन लगने वाला फोर्स बता जाता। सिमिलरली यहाँ पर इसी तरह से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तीनों फील्ड एक जैसे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों की नेचर एक जैसी है, फॉर्मूले भी एक जैसे हैं। तो इसमें कूलॉम्स ने बोला था दो कोई भी बार मैग्नेट या दो कोई भी मैग्नेट जिसमें एक की पोल स्ट्रेंथ सपोज m1 है, पोल स्ट्रेंथ चार्ज की जगह, दूसरी मैग्नेट जिसका पोल स्ट्रेंथ सपोज m2 है, इनके बिटवीन डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ बिटवीन टू मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर सिमिलर पोल है तो रिपल्सिव होगा, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है तो ये अट्रैक्टिव होगा। तो फोर्स बिटवीन टू पोल्स या फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसी तरह से आ रहा है, वहाँ Q1 Q2 लिख रहे हैं, m1 m2। अब कई बुक इसको ऐसे भी लिख देते हैं, पोल स्ट्रेंथ को QM1 QM2, ये सिंबल यूज कर लेते हैं, QM1 इसको QM2, उस जैसा फॉर्मूला बन जाता है। अब इसको कंबाइन करोगे, F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हम हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, तो इधर लिख रहा हूं, तो कांस्टेंट क्या लिखोगे, यहाँ होता है μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका कांस्टेंट हो गया μ0 अपॉन 4 पाई। ये आपका कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म है। जैसे वहां था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कांस्टेंट ये था, बस कांस्टेंट चेंज हुआ है, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर या m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, सिमिलर फॉर्मूले हैं। ऐसे ही आपका वहाँ ग्रेविटेशन का आता था कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और m1 m2 में मास होते थे, यहाँ पोल स्ट्रेंथ है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया, F = μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, आर कैप इसका डायरेक्शन दे रहा है, अलोंग द लाइन होगा रिपल्सिव और अट्रैक्टिव के अकॉर्डिंग, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, चार्ज के लिए जैसे डायरेक्शन है ऐसे ही इसका डायरेक्शन होता है। तो ये तो आपका म्यूनो, ये फॉर्मूला हो गया कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। याद रखना F = μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ये लिखा ना, एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, वो भी वैक्यूम के लिए, ये μ0 परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम है, वो वैक्यूम के लिए। μ0 क्या होता है, परमेबिलिटी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। μ0 होता है परमेबिलिटी, और ये वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम के लिए जाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर मीडियम ही हो जाएगा, F = μ अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, इसी तरह से यहाँ भी होता है, ये आगे आ जाएगा μ अपॉन μ0 इक्वल्स टू μr। रिलेटिव परमेबिलिटी, ये परमिटिविटी है, ये परमेबिलिटी है, ये रिलेटिव हो गई, ये वैक्यूम की या किसी मीडियम की।
अब म्यू की वैल्यू यहाँ से यहाँ लिखोगे तो क्या बनेगा ये म्यू आर म्यू नॉट। तो ये मीडियम का फोर्स था, एफ एम लिख देता हूँ इसको। तो देखो एफ एम इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू ये लिख रहा हूँ म्यू आर म्यू नॉट, म्यू आर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका वैक्यूम का फोर्स है ये रहा। तो एफ एम फोर्स कितना हो गया म्यू आर, और वैक्यूम अगर पोल डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम और वैक्यूम में जो फोर्स होता है उसका मीडियम में रख दिया म्यू आर टाइम्स हो जाता है। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, वहां भी एप्सिलॉन आर टाइम्स होता था। तो सिमिलर फॉर्मूले आ रहे हैं, सेम ही हैं, बस इसको ये चैप्टर याद है, यानी 8 चैप्टर 11th का याद है तो ये होता है, और ये याद है तो ये फॉर्मूले याद हो जाते हैं। तो ये कूलम्ब्स फॉर मैग्नेटिज्म था। इससे यूनिट पोल की भी डेफिनेशन दी गई है, वो भी बताता हूं, कभी कभी एग्जाम में वो आ जाता है। यूनिट पोल देखो एफ इक्वल्स टू, ये फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें केस लिया इफ m1 इक्वल्स टू m2, लाइक पोल है और ये भी वैल्यू कितनी है m है, और r दे दिया यूनिट मीटर यानी 1 मीटर है। और जो फोर्स है, अच्छा इससे पहले वो बता देता हूं, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। यानी म्यू नॉट यूनिट में बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे जब। यूनिट आपको रटनी नहीं है, निकालना आना चाहिए। 4 पाई इधर ले गए तो 10⁻⁷ हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻⁷। और एफ इक्वल्स टू सपोज 10⁻⁷ है, अगर ये कंडीशन है तो देखो m की वैल्यू निकालते हैं, इसमें रख रहा हूँ f कितना है 10⁻⁷ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी है 10⁻⁷। m1 m2 कितना है, दोनों m, तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया। r कितना है 1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, तो m स्क्वायर कितना आ गया 1, तो m कितना आ गया +-1 है, सिंपली 1। तो पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई यूनिटी। दो बार मैग्नेट हैं या दो मैग्नेट हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ सिमिलर है, उनको यूनिट डिस्टेंस पे आप रखते हो, उनके बिटवीन जो फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सिव जो भी है 10⁻⁷ न्यूटन है, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होती है यूनिटी। उनको जिसकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होती है उसको ही हम बोलते हैं यूनिट पोल। तो यूनिट पोल की डेफिनेशन क्या हो गई, इफ टू मैग्नेट हैविंग इक्वल पोल स्ट्रेंथ placed at a unit distance, force acting on it is 10⁻⁷ Newton, then pole strength is equals to, then pole strength of the magnet is unity, यानी पोल स्ट्रेंथ फिर 1 हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन आपको रटनी नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए। दो बार मैग्नेट जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है और r 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, यूनिट डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके बिटवीन लगने वाला फोर्स इतना है, तो उनकी पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होती है, और उन पोल्स को हम बोलते हैं यूनिट पोल। ये केस जैसे सारी डेफिनेशन आपको बस इस फॉर्मूला याद है तो सारी डेफिनेशन अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आगे पीछे तो बड़े हो सकते हैं, मीनिंग ये निकलना चाहिए। देखो साइंस में ना तो स्पेलिंग के मार्क्स होते हैं, ना आपकी लैंग्वेज कैसे लिखी है उसके भी मार्क्स नहीं होते। आप बस कंटेंट को सही प्रॉपरली लिख दें, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो एफ जो पोल स्ट्रेंथ है, यूनिट पोल की डेफिनेशन क्या बनी, अगर दो मैग्नेट जिनकी पोल स्ट्रेंथ सिमिलर है, यूनिट डिस्टेंस पे रखे हैं, उनके बिटवीन लगने वाला फोर्स 10⁻⁷ न्यूटन है, तो पोल स्ट्रेंथ यूनिटी होती है, उनको हम यूनिट पोल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल देखो, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या थी डेफिनेशन, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, वहां ये 2a लिया था।
माइनस क्यू प्लस क्यू, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेट बाई ए स्मॉल डिस्टेंस नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां क्या होगा, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, टू इक्वल एंड अपोजिट पोल। जैसे सपोज ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये 12 डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो मैग्नेटिक डाइपोल होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस 12 इज नोन एज द मैग्नेटिक डाइपोल। दो इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, स्मॉल इसमें बड़ी भी हो सकती है। यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल तो नेचुरल मिलते हैं जो छोटे होते हैं, नेचुरली मिलने वाले एटम डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं इसके मैग्नेट के, तो टाइनी डाइपोल हो जाएंगे। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस इज नोन एज द पोल स्ट्रेंथ। ये 12 जो डिस्टेंस लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है, जिसको मैग्नेटिक डिस्टेंस मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ ही बोला जाता है। ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन हो गई, यानी बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेट तो हमेशा ही डाइपोल होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों ही होंगे, बस इक्वल होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। अब दूसरी टर्म आती थी, अब दूसरी टर्म इसकी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहां हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये हमने सिंबल दिया था इसका P, ये होता था Q इंटू 2A, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका डायरेक्शन होता था माइनस Q टू पॉजिटिव Q। सिमिलरली यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका सिंबल हम दे रहे हैं कैपिटल M, स्मॉल m तो इसकी पोल स्ट्रेंथ हो गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, m इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। जैसे P का होता है Q इंटू 2A, सेम Q का जब Q के प्लेस पर है पोल स्ट्रेंथ आती है m, और डिस्टेंस को आप 2A भी ले सकते थे, हमने 2L लिख दिया है। डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स m इंटू 2L, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, m इंटू 2L, ये याद रखना, उस जैसा ही फॉर्मूला है, इसलिए इसको कंपेयर करके आपको बता रहा हूं। इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका होता है साउथ टू नॉर्थ। जैसे उसमें नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करता है साउथ पोल, पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है नॉर्थ पोल, तो इसका डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। जब आप 4th चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक बताया था करंट कैरिंग लूप का। ऐसे करंट कैरिंग लूप है, इसमें I करंट है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होता था NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट इन ए लूप, A एरिया, सर्कुलर है तो πr² हो गया। अब देखो इससे इसकी यूनिट निकालो, यूनिट N का यूनिट होगा नहीं, नंबर है, I का यूनिट एम्पियर, ये एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डाइपोल मोमेंट की यूनिट इस फॉर्मूले से निकालना, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब हम पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालते हैं, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, तो स्मॉल m की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले से निकालो, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 2L। m क्या है, अब इसकी यूनिट निकालते हैं, m है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट है रही एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। 2L क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का होगा मीटर, 1 मीटर से मीटर कट गया, तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट आ गई एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, और इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से यूनिट निकालना है इसकी, जो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर मीटर, और ये फॉर्मूला भी सिमिलर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का था। इसके बाद मैग्नेट के, जैसे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के कारण एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाली थी, ऐसे ही यहाँ बार मैग्नेट के लिए, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे एट ए एक्सियल पॉइंट, एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट।
और वहाँ टॉर्क भी निकाला था, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ टॉर्क यहाँ भी निकलेगा। वहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी तो यहाँ भी निकालेंगे, वो एग्जाम में भी आती हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। सिमिलर है जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वैसे ही आपका फिफ्थ चैप्टर काफ़ी ईजी है, इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नहीं, सिमिलर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं वैसा ही है फिफ्थ चैप्टर है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।